यहाँ तक हमने बात कर ली है प्राइस कंट्रोल्स के बारे में। दो तरीके के प्राइस कंट्रोल्स हैं, वन इज प्राइस सीलिंग, द अदर इज प्राइस फ्लोर। टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट टैक्सेस विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। नाउ पॉलिसीज की जब हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज की जब बात कर रहे हैं, तो टैक्सेस भी एक इंपॉर्टेंट पॉलिसी है गवर्नमेंट की। और जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स प्रिसाइजली क्या होता है? द मनी दैट द गवर्नमेंट सीक्स फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, दैट इज प्राइमरली द टैक्सेस दैट वी हैव। नाउ टैक्सेस कुड बी ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस, आपके पास इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। सम ऑफ दीज टैक्सेस आप लोगों को इनके नाम मालूम है, जैसे कि इनकम टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और समटाइम्स आपने नोटिस करा होगा, जब आप कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, देन यू पे अ सर्टेन टैक्स। समटाइम्स प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड एज वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। अलग अलग तरीके के ऑन अ डे टू डे बेसिस हम टैक्स पे करते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स। एज अ कंज्यूमर वी पे टैक्सेस ऑन कमोडिटीज, जो कि कमोडिटी सेल करते हैं, देन दे ऑल्सो पे अ सर्टेन काइंड ऑफ टैक्स। इफ यू आर अर्निंग सम इनकम, देन यू पे a tax on that income. You also pay taxes on profits. कोई भी इंटरेस्ट अगर आप अर्न करते हो तो आप उस पर भी टैक्स पे करते हो। सो देयर आर अ वैरायटी ऑफ टैक्सेस जो हम पे करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। नाउ सिंस हम टैक्सेस के साथ इतना ज्यादा डील करते हैं, and it is an important policy of the government, it becomes important to understand कि इन टैक्सेस का क्या इम्पैक्ट होता है। हमने जो अभी तक डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी पढ़ी है, उसमें टैक्सेस का क्या रोल है और हम क्या अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं अबाउट टैक्सेस थ्रू द डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी जो हमने अभी तक रीड करी है। दैट इज द एजेंडा ऑफ दिस सेक्शन, टैक्सेस इन दिस चैप्टर। सो प्राइमरली जब हम गवर्नमेंट, इस चैप्टर का नाम है सप्लाई, डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, तो जब हम गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बेसिकली दो तरीके की पॉलिसीज की बात करी है। एक हो गया कंट्रोल्स ऑन प्राइसेस, खत्म कर चुके हैं, विच इज प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर। दूसरी तरीके की पॉलिसी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है टैक्सेस। ठीक है। नाउ जब हम टैक्सेस की बात करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, विच इज कॉल्ड एज टैक्स इंसिडेंस। टैक्स इंसिडेंस का मतलब है कि the manner in which the burden of the tax is shared amongst the participants। किसी टैक्स की बात करते हैं तो किस तरीके से इस टैक्स का बर्डन शेयर किया जाता है बाय डिफरेंट इकोनॉमिक पार्टिसिपेंट्स, उस तरीके को, उस मैनर को, उस मैकेनिज्म को हम इस नाम से इकोनॉमिक्स में बोलते हैं। दैट इज द टर्म दैट वी यूज इन इकोनॉमिक्स, विच इज टैक्स इंसिडेंस। हम बात करेंगे टैक्सेस में। फर्स्ट टैक्स है टैक्स ऑन सेलर्स। ठीक है, हम डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक होती है डिमांड साइड जो कि होती है बायर्स की, और एक होती है सप्लाई साइड जो कि होती है सेलर्स की। तो हम एक एक करके बात करेंगे दोनों तरीके के टैक्सेस की। पहला टैक्स है टैक्स ऑन सेलर्स, दूसरा टैक्स है टैक्स ऑन बायर्स। और हम देखेंगे कि जब सेलर्स पे टैक्स लगता है तो मार्केट में क्या होता है, और जब बायर्स पे टैक्स लगता है तो मार्केट में क्या होता है। टैक्स इंसिडेंस हमें बताएगा कि जब किसी भी पार्टी पे टैक्स लगे, किसी भी पार्टिसिपेंट पे टैक्स लगे, चाहे वो सेलर हो या बायर हो, तो किस तरीके से उस टैक्स का बर्डन, उस टैक्स का बोझ किस तरीके से शेयर किया जाता है अमंग्स इट्स पार्टिसिपेंट्स, ये हमें टैक्स इंसिडेंस बताएगा। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट काइंड ऑफ टैक्स, विच इज टैक्स ऑन सेलर्स, एंड वी विल यूज 3 स्टेप्स। हम 3 स्टेप मैकेनिज्म के थ्रू इस टैक्स को स्टडी करेंगे। 3 स्टेप मैकेनिज्म में पहला स्टेप होगा ये समझना कि टैक्स किस पे लग रहा है। हु इज द क्वेश्चन, विच इज टैक्स क्या डिमांड साइड पे लग रहा है या सप्लाई साइड पे लग रहा है। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि टैक्स किस पे लग रहा है, और इस टैक्स की वजह से डिमांड और सप्लाई में से क्या चीज चेंज होगी। तो अगर मैं अपने बेसिक डिमांड एंड सप्लाई
फ्रेमवर्क की बात करूं तो ये है मेरा डिमांड कर्व, ये है सप्लाई कर्व। पहला क्वेश्चन है कि टैक्स किस पे लग रहा है। यहां पे हम बात कर रहे हैं टैक्स ऑन सेलर्स की, तो टैक्स डेफिनेटली लग रहा है सप्लाई साइड पे, सेलर्स की साइड पे। तो क्या चीज चेंज हो रही है? सप्लाई कर्व चेंज हो रहा है, डिमांड कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला स्टेप है हु इज बेयरिंग, हु इज द टैक्स इम्पोज्ड ऑन, एंड दैट इज द सेलर्स। सेकेंड स्टेप है डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, ये आइडेंटिफाई करना कि क्या सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। पहला स्टेप था कि किस पे टैक्स लग रहा है, हमने ये आइडेंटिफाई करा कि डिमांड कर्व पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सप्लाई कर्व पे फर्क पड़ेगा क्योंकि टैक्स लग रहा है सेलर्स के ऊपर। दूसरा स्टेप होगा ये समझना कि जो शिफ्ट है इस टैक्स की वजह से सप्लाई साइड किस तरफ शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा या राइटवर्ड शिफ्ट होगा। ना हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक मार्केट का। लेट्स, सिंस हमने लास्ट सेक्शन में भी आइसक्रीम मार्केट का एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पे भी हम आइसक्रीम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इक्विलिब्रियम विदाउट एनी टैक्सेस, इक्विलिब्रियम प्राइस लेट्स से इज 3 रुपीज, ठीक है। लेट्स से द इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज लेट्स से 100। ये जो इक्विलिब्रियम है ये विदाउट टैक्स है, अभी तक हमने टैक्स नहीं लगाया है, ठीक है। अब हमने बोला पहले स्टेप में कि टैक्स लग रहा है सप्लाई साइड पे। फिर हम बोलते हैं कि टैक्स की वजह से सप्लाई पे राइटवर्ड शिफ्ट होगा या लेफ्टवर्ड। तो किस तरफ शिफ्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? लेफ्टवर्ड। लेफ्टवर्ड्स। क्यों? क्योंकि अब सेलर को हर कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो उसके इंसेंटिव्स जो हैं कमोडिटी प्रोड्यूस करने के कम है, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स। एंड हम यहाँ पे एग्जैक्टली बता सकते हैं कि जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा वो कितने अमाउंट से होगा। लेट्स से टैक्स अमाउंट इज 0.50, ठीक है। Let's say this is the amount of tax that has to be paid for each unit of ice cream by the seller. तो हम ये प्रिसाइजली बता सकते हैं कि ये जो शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ये 0.50 अमाउंट से शिफ्ट होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फॉर एनी यूनिट ऑफ कमोडिटी जो इफेक्टिव प्राइस सेलर को मिल रही है वो 0.5 से कम मिल रही है। मतलब कि अगर सपोज आइसक्रीम का प्राइस है 2, मार्केट प्राइस अगर आइसक्रीम का है 2, तो सेलर को कितना मिलेगा? 2 माइनस 0.5, क्योंकि 0.5 का टैक्स उसको पे करना पड़ रहा है। तो इफेक्टिव प्राइस जो होगा सेलर के लिए वो हो जाएगा 2.05 विच इज 1.50। दैट विल बी द इफेक्टिव प्राइस फॉर द सेलर। तो ये जो शिफ्ट होगा सप्लाई कर्व में ये 0.5 का शिफ्ट होगा। ऑल राइट, सो सेकेंड स्टेप में हमने ये आइडेंटिफाई करा कि शिफ्ट का डायरेक्शन क्या होगा। थर्ड स्टेप में हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि इफेक्ट, इस शिफ्ट की वजह से इफेक्ट क्या है। वी कैन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, वी कैन कंपेयर द प्रीवियस इक्विलिब्रियम एंड द न्यू इक्विलिब्रियम। This is the new equilibrium, and at this new equilibrium we'll notice that the prices will increase and quantity will fall. Let's say the quantity falls to 90 and prices, which is the market price, increases to 3.30, ठीक है। ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था जहां पे मार्केट प्राइस था 3। ये टैक्स लगने के बाद सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ बाय 0.50 बिकॉज दैट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स दैट इज बीइंग इम्पोज्ड। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, न्यू इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट ई प्राइम जहां पे मार्केट प्राइस है 3.30। अब हम इसको, हमारे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। लास्ट इज टू आइडेंटिफाई द इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस टैक्स। इस टैक्स की वजह से सेलर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है और बायर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है। यहां पे आप देखोगे कि इक्विलिब्रियम जो है चेंज हो गया। इक्विलिब्रियम पहले था 3 रुपए पे और अब इक्विलिब्रियम हो गया 3.30 पे। तो सेलर को पहले मार्केट में कितने पैसे मिल रहे थे? 3 रुपए, ठीक है।
अब इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया है 3.30, मतलब सेलर को पैसे कितने मिल रहे हैं 3.30। लेकिन लेट मी पुट दिस ऑन अ न्यू पेज, मैं कंपेयर कर रही हूं बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स। ठीक है, टैक्स लगा है टी, स्मॉल टी इज इक्वल टू 0.50। बिफोर टैक्स प्राइसेस रिसीव्ड बाय सेलर, जो सेलर कमोडिटी सेल कर रहा है उसके लिए उसको मिल रहे थे 3 रुपए, और बायर जो प्राइसेस दे रहा था बिफोर टैक्स वो कितने थे 3 रुपए। ठीक है, दोनों पार्टीज 3 रुपए रिसीव कर रही थी और 3 रुपए सेल कर रही थी। बायर 3 रुपए पे कर रहा था, सेलर 3 रुपए रिसीव कर रहा था। आफ्टर टैक्स क्या हो रहा है, सेलर रिसीव कर रहा है 3.30 और बायर पे कर रहा है 3.30। तो बायर के लिए तो हम देख रहे हैं कि नुकसान हुआ है, ऑल्दो टैक्स किस पे लगा है, टैक्स लगा है फर्स्ट स्टेप में, हमने बोला था टैक्स वॉज इम्पोज्ड ऑन सेलर्स। भले ही टैक्स सेलर्स पे कर रहे हैं लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो बायर्स पे भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। 3 रुपए से अब जो प्राइस है वो 3.30 हो गया है। ठीक है, सेलर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, सेलर्स को पहले मिल रहे थे 3 रुपए, अब सेलर्स को मिल रहे हैं 3.30, लेकिन इस 3.30 में से 0.50 का टैक्स उन्हें पे करना है। तो इफेक्टिवली उनको कितने पैसे मिल रहे हैं 2.80। 3.30 सेलर्स को मिल रहे हैं लेकिन उसमें से 0.50 का टैक्स भी भरना है, तो इफेक्टिवली उनको मिल रहे हैं 2.80। तो यहां पे अब आप अगर कंपेयर करो तो सेलर्स को कितना लॉस हो रहा है 0.20 का, क्योंकि पहले सेलर्स को मिल रहे थे 3 रुपए, अब मिल रहे हैं 2.80। तो सेलर्स के लिए कितना लॉस है -2.0 का, और बायर्स के लिए कितना लॉस है -0.30 का, क्योंकि बायर्स को ये पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ द टैक्स, और सेलर्स को इतना लॉस हो रहा है इफ यू कंपेयर द सिचुएशन विद बिफोर टैक्स। तो हम यहां पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टैक्स लगा था सेलर्स के ऊपर। ठीक है, टैक्स डिस्करेजेस मार्केट एक्टिविटी, दिस इज अगेन अ पॉलिसी जो कि मार्केट के इंसेंटिव्स को डिस्टर्ब कर रही है। हमने प्रीवियस केस में भी जब हम प्राइस कंट्रोल्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि कैसे एक पॉलिसी की वजह से मार्केट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, मार्केट फोर्सेस डिस्टर्ब हो रहे थे। तो सिमिलरली यहां पे भी हम देख रहे हैं कि टैक्स एक पॉलिसी है और इस पॉलिसी की वजह से मार्केट इंसेंटिव्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। जब गुड पे टैक्स लग रहा है तो क्वांटिटी फॉल कर रही है, पहले 100 थी अब 90 है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। और ये जो टैक्स है, इसका जो टैक्स इंसिडेंस है वो दोनों पार्टीज के ऊपर फॉल कर रहा है। भले ही टैक्स सिर्फ सेलर पे लगा लेकिन इफेक्ट बोथ बायर्स एंड सेलर्स पे हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब भी टैक्स किसी एक पार्टी पे लगता है तो उसका जो इफेक्ट है वो दोनों बायर्स और सेलर्स शेयर करते हैं। वी विल कंपेयर दिस विद द सेकेंड काइंड ऑफ टैक्स। ये तो हो गया टैक्स ऑन सेलर्स। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप के टैक्स की, विच इज टैक्स ऑन बायर्स, एंड वी विल कंपेयर इट विद टैक्स ऑन सेलर्स। सो टैक्स ऑन बायर्स में भी हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है हु, टैक्स किस पे लग रहा है, डिमांड पे टैक्स लग रहा है। तो क्या चीज चेंज होगी, डिमांड कर्व चेंज। सप्लाई कर्व पे अब कोई इफेक्ट नहीं होगा, डिमांड कर्व पे होगा बिकॉज टैक्स लग रहा है बायर्स के। सो पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकेंड स्टेप इज डायरेक्शन ऑफ शिफ्ट। सो व्हेन द टैक्स इज इम्पोज्ड एंड अगेन द टैक्स अमाउंट इज सेम, टैक्स अमाउंट इज 0.50। अब हम बस देख रहे हैं कि ये जो पूरा टैक्स है ये बायर्स को पे करना है। पिछले केस में हमने बोला था ये सेलर्स पे कर रहे हैं। तो क्योंकि टैक्स लग गया तो demand curve will shift leftwards, downwards. Why? Because now for each quantity the buyers have to pay a higher price. Buyers को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं इसलिए वो अपनी डिमांड रिड्यूस करेंगे। और ये किस अमाउंट से शिफ्ट होगा, we know that this will shift by 0.50. ठीक है, इनिशियल पॉइंट हमारा सेम है, बिफोर टैक्स 3 and 100. थर्ड स्टेप इज इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम।
New equilibrium is at this point, E prime, and at this point we will notice that the quantity is 90 and the price is 2.80. 0.80 is the price. Now again, let's look at the effect on both buyers and sellers before tax and after tax. Before tax 3 रुपए सेलर को मिल रहे थे और 3 रुपए बायर पे कर रहा था. आफ्टर टैक्स क्या हो रहा है? आफ्टर टैक्स सेलर्स को कितने पैसे मिल रहे हैं? मार्केट प्राइस कितना है? 2.80. तो दिस इज द मनी दैट दे गेट फ्रॉम द मार्केट. Buyers are also paying 2.80 to the seller, but at the same time they are paying a tax of 0.50. तो उनकी जो इक्विवेलेंट इफेक्टिव प्राइस है जो बायर्स पे कर रहे हैं वो कितनी है? 3.30. सो बायर्स आर एक्चुअली पेइंग इफेक्टिव प्राइस जो बायर्स पे कर रहे हैं यहां पे टैक्स लगने के बाद, दैट इज 3.30. रिमेंबर दैट प्राइसेस और द मार्केट प्राइस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्राइस एंड इफेक्टिव प्राइस. मार्केट प्राइस इज 2.80. ठीक है, मार्केट प्राइस 2.80 है, तो सेलर्स को 2.80 पे करना है, लेकिन जब इस पे 0.50 का टैक्स लग जाएगा तो अमाउंट हो जाएगी 3.30 की. एंड दैट इज कॉल्ड एज द इफेक्टिव प्राइस. इफ यू कंपेयर दिस चार्ट विद दैट ऑफ द प्रीवियस केस जहां पे हम सेलर्स पे टैक्स की बात कर रहे थे, आप नोटिस करोगे कि दोनों सिचुएशंस सेम है. जब सेलर पे टैक्स लग रहा था तो सेलर्स कितने पैसे मिल रहे थे? 2.80. और जब बायर्स पे टैक्स लग रहा है तब भी सेलर को 2.80 मिल रहे हैं. जब सेलर्स पे टैक्स लग रहा था तब बायर पे कर रहा था 3.30, और जब बायर पे टैक्स लग रहा है तब भी बायर पे कर रहा है 3.30. तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट irrespective of the fact that the tax is imposed on the buyer or on the seller, the effect of the tax stays same. चाहे टैक्स सेलर पे लगे चाहे टैक्स बायर पे लगे, जो इफेक्ट होगा दोनों पार्टीज पे, बायर्स पे और सेलर्स पे, वो सेम रहेगा दोनों केसेस में. दिस इज द बिगेस्ट कंक्लूजन दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस सेक्शन, फ्रॉम दिस एनालिसिस, कि चाहे टैक्स लगे बायर पे या सेलर पे, द इफेक्ट ऑफ द टैक्सेस इज द सेम, रिमेन्स द सेम. डिफरेंस कितना है? बस कि ये टैक्स कलेक्ट कौन कर रही है? टैक्स कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट. बस डिफरेंस इतना है कि पिछले केस में जहां पे सेलर टैक्स पे कर रहा है तो गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं सेलर की तरफ से, और दूसरे केस में जहां पे बायर पे कर रहा है वहां पे गवर्नमेंट के पास पैसे आ रहे हैं बायर्स से. लेकिन सेलर्स पे जो इफेक्ट हो रहा है और बायर्स पे जो इफेक्ट हो रहा है वो दोनों ही केसेस में सेम है. इससे फर्क नहीं पड़ता कि टैक्स जो है सेलर पे लग रहा है या बायर पे लग रहा है, दोनों पे इफेक्ट सेम है. एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये कैसे पता लगेगा? अभी हमने देखा कि बायर पे कितना फर्क पड़ रहा है. पहले वो दे रहा था 3 रुपए, अब वो दे रहा है 3.30. सेलर पहले रिसीव कर रहा था 3, अब वो कर रहा है 2.80. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि किसी पे भी टैक्स लगे, नुकसान ज्यादा किसका हो रहा है? बायर का, क्योंकि उसके लिए पैसे बढ़ रहे हैं 0.30 से. सेलर का तो 0.20 का नुकसान हो रहा है. तो ये कैसे डिसाइड करें कि किस पे कितना टैक्स लगेगा? ये किसके हाथ में है? हु कंट्रोल्स टैक्स इंसिडेंस? इसको हम टैक्स इंसिडेंस बोलते हैं. क्या ये गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है? क्या गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है कि टैक्स किस पे ज्यादा लगेगा? टैक्स का बर्डन किस पे लगेगा? देखो, एक होता है टैक्स इम्पोजिशन, ठीक है, जिसका मतलब है कि टैक्स कितना लग रहा है और किस पे लग रहा है. दूसरा है टैक्स बर्डन. इन दोनों चीजों में डिफरेंस है और ये आपको समझना जरूरी है. टैक्स, जब हमने बात करी सेलर और बायर की, दोनों में टैक्स लग रहा था 0.50 का. गवर्नमेंट सिर्फ इतना डिसाइड करती है कि हमको टैक्स कितना लगाना है, टैक्स कितने अमाउंट का लगाना है,
और किस पे लगाना है, क्या वो हमें सेलर पे लगाना है या वो हमें बायर पे लगाना है। लेकिन इस 0.50 का कितना भुगतान बायर कर रहा है और कितना सेलर कर रहा है, ये 0.50 में से 0.30 कहां से आ रहा है, बायर से, और 0.20 आ रहा है सेलर से। ये जो ब्रेकअप है, ये जो डिवीजन है 0.50 का, ये गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये है मार्केट के हाथ में। दिस इज कंट्रोल्ड बाय मार्केट। गवर्नमेंट कैन ओनली डिसाइड कि कितना टैक्स लगेगा और वो सेलर पे लगेगा या बायर पे लगेगा, लेकिन उस टैक्स का कितना अमाउंट बायर पे कर रहा है और कितना अमाउंट सेलर पे कर रहा है, ये डिसाइड होता है मार्केट से। तो डिफरेंस है टैक्स इंपोजिशन में और टैक्स बर्डन में। टैक्स तो गवर्नमेंट ने इंपोज कर दिया, लेकिन उसका बर्डन किस पे कितना पड़ रहा है ये मार्केट कंट्रोल करेगा, ये गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर सकती। और इसका एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाऊंगी, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बायर पे टैक्स का बर्डन ज्यादा पड़ेगा। इट डिपेंड्स कि आप कौन सी कमोडिटी की बात कर रहे हो, उस कमोडिटी के लिए डिमांड कर्व कैसा दिखता है, तब डिपेंड करता है कि टैक्स का जो बर्डन है वो बायर पे ज्यादा पड़ेगा या सेलर पे। ये कोई रूल नहीं है, ये कोई सच्चाई नहीं है कि हमेशा बायर पे ज्यादा टैक्स पड़ेगा। नो, दैट्स नॉट ट्रू, एंड वील सी हाउ। So, we will next talk about elasticity and tax incidence. Now, let's look at two cases. हम दो केसेस देखेंगे। पहला है केस 1, जहां पे मैं बात कर रही हूं कि सप्लाई कर्व इलास्टिक है और डिमांड कर्व इन इलास्टिक। इलास्टिक सप्लाई का मतलब है, जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, ये बेसिकली रिलेशनशिप है चेंज इन प्राइसेस का विद चेंज इन क्वांटिटी। ये एक रिलेशनशिप है, ठीक है। इलास्टिसिटी का मतलब होता है अगर कोई डिमांड या सप्लाई ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब है कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इलास्टिसिटी ज्यादा है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि प्राइस के चेंज की वजह से क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लेट्स से यू आर गोइंग टू परचेज अ लग्जरी कार। आप कोई एक लग्जरी कार खरीदने जा रहे हो, BMW खरीदने जा रहे हो। क्या होगा अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूं, मैं सप्लाई की नहीं बात कर रही, मैं डिमांड इलास्टिसिटी की बात कर रही हूं। अगर इस BMW का प्राइस मान लो पहले था से 40 लाख रुपए, ठीक है, अब मान लो मार्केट में कुछ ऐसा हुआ है कि ये मिल रही है 5 लाख रुपए में, ठीक है, प्राइस चेंज हुआ, इससे आपको लगता है क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज होगी? आई थिंक द डिमांड वुड बी इलास्टिक। वाई? बिकॉज आप देखो कि अगर कोई ऐसी कमोडिटी है जो आपको पहले 40 लाख में मिल रही थी और अब 5 लाख में मिल रही है, तो आई विल डेफिनेटली गो एंड बाय दिस कमोडिटी। एंड ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस प्राइस चेंज की वजह से इस कमोडिटी को खरीदने आ जाएंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्राइस चेंज की वजह से क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। एंड जनरली सेइंग लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है इलास्टिक होती है, जनरली सेइंग, नॉट जस्ट फॉर BMW, एनी अदर लग्जरी कमोडिटी यू टेक, इट इज हाईली इलास्टिक। सपोज आई टॉक अबाउट डायमंड्स, ठीक है, या गोल्ड, ठीक है, दीज आर ऑल्सो लग्जरी कमोडिटीज। अगर आप देख रहे हो कि गोल्ड का प्राइस एकदम से कम हो गया है, तो क्या डिमांड नहीं बढ़ती गोल्ड की? अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा तो फिर डिमांड घट जाएगी बहुत ज्यादा। डायरेक्शन ऑपोजिट ही रहेगी, मतलब अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी घट रही है, डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट रहेगी, लेकिन इस डायरेक्शन का चेंज कितना हो रहा है वो इलास्टिसिटी बताती है। मतलब कि अगर प्राइस बढ़ रही है
BMW की प्राइस मान लो 40 लाख से 1 करोड़ हो गई, तो जितने लोग 40 लाख पे खरीद रहे थे उतने भी नहीं खरीदेंगे, राइट? क्वांटिटी बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगी। तो ऐसे गुड्स की जो वेरिएशन होगी प्राइस के चेंज की वजह से, क्वांटिटी में जो वेरिएशन होगी वो बहुत ज्यादा होती है। कोई भी लग्जरी गुड हो, गोल्ड हो, डायमंड हो, गोल्ड का प्राइस अगर एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली क्वांटिटी बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी, क्योंकि ये लग्जरी गुड्स है। इनइलास्टिक डिमांड कर्व का क्या एग्जाम्पल होगा? जैसे अगर मैं बात करूं व्हीट की, अनियन की, दीज आर गुड्स जो कि हमें यूज करने ही करने हैं। दीज आर कमोडिटीज जो जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है। अगर मैं बोलूं कि अनियन कुछ टाइम पहले प्राइसेस बहुत ज्यादा शूट अप हो गए थे, अनियन इज स्टिल एन एग्जाम्पल जहां पे शायद आप कुछ हद तक रिप्लेस कर सकते हो, यू कैन स्टिल सर्वाइव ऑन फूड विदाउट अनियन। बट मान लो कि दिस इज a necessity, this is something कि जो लोग कंज्यूम करते ही करते हैं, then what will happen, with the change in prices quantity will not change that much. डेफिनेटली क्वांटिटी विल चेंज, ऐसा नहीं हम बोल रहे कि क्वांटिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वो किसका एग्जाम्पल हो जाता है? कंप्लीटली इनइलास्टिक डिमांड कर्व का, जिसमें हम बोल रहे हैं कि प्राइस अगर चेंज हुई तो क्वांटिटी चेंज होएगी ही नहीं। दैट इज कंप्लीटली परफेक्टली इनइलास्टिक। यहां पे हम बोल रहे हैं कि इनइलास्टिक होगा मतलब क्वांटिटी चेंज होगी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं चेंज होगी। तो अगर अनियन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो, 140 रुपए किलो, तो क्वांटिटी कम तो होगी लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली अगर प्राइस बहुत ज्यादा घट जाता है तो भी क्वांटिटी पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज दिस इज अ कमोडिटी जो लोग यूजुअल लाइफ में कंज्यूम करते हैं, और वो जितना अमाउंट कंज्यूम करते हैं वो उससे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। कि सपोज अगर किसी घर में 5 किलो आ रही थी तो हो सकता है कि अब 3 किलो आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अब वो खत्म ही कर देंगे इसका कंजम्पशन, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ नेसेसिटी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। तो जब मैं बात कर रही हूं यहां पे इस केस की, जहां पे मैं बोल रही हूं इलास्टिक सप्लाई एंड इन इलास्टिक डिमांड, तो मैं एक ऐसी कमोडिटी की बात कर रही हूं जिसकी सप्लाई इलास्टिक है, मतलब प्राइस के चेंज की वजह से इस क्वांटिटी के सप्लाई में बहुत फर्क पड़ सकता है, लेकिन इसकी डिमांड इन इलास्टिक है। ये क्लियर है कि प्राइस दिस इज सम काइंड ऑफ अ कमोडिटी जो कि लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, हाईली इन इलास्टिक है ये, लेकिन इसका सप्लाई इलास्टिक है। सप्लाई क्यों इलास्टिक है? कि हो सकता है कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा फॉल कर जाए तो कमोडिटी सेलर्स के लिए बनाना प्रॉफिटेबल ही नहीं है। प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो कम बनाएंगे, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी क्वांटिटी। तो इलास्टिक सप्लाई है लेकिन इन इलास्टिक डिमांड है। हम बात करेंगे कि ऐसे मार्केट्स जहां पे सप्लाई जो है इलास्टिक है और डिमांड इन इलास्टिक है, और अगर ऐसी कमोडिटीज पे टैक्सेस लग जाता है तो किसका नुकसान होगा? तो बर्डन है वो दोनों पार्टीज में शेयर होता है, बायर में भी और सेलर में भी। कौन कितना बर्डन लेगा ये हम देखेंगे। इसमें हमने कंपेयर करा था कि चाहे बायर पे लग जाए टैक्स या सेलर पे लग जाए, जो दोनों पार्टीज का प्राइस हो रहा था टैक्स के बाद वो दोनों केसेस में सेम था। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि अगर ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है और इक्विलिब्रियम प्राइस बिफोर टैक्स ये है, इफ दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस बिफोर टैक्स, देन टैक्स लगने के बाद जो वेरिएशन आता है प्राइसेस में वो इतना आता है। दिस इज कॉल्ड एज द टैक्स वेज। इसको हम बोल सकते हैं टैक्स वेज, जिसके दो तरीके हो सकते हैं कि अगर बायर पे लग रहा है तो इतना डिमांड कर्व विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड्स, ये सिचुएशन की। अगर सेलर पे लग रहा है तो क्या सिचुएशन होगी? सेलर पे लग रहा है तो ये सिचुएशन होगी। लेकिन दोनों ही केसेस में जो फाइनल प्राइसेस हो रहे थे वो इस टैक्स वेज के थ्रू हम समझते हैं। सेलर के केस में क्या हो रहा है? अगर सेलर टैक्स भर रहा है तो उसकी इफेक्टिव प्राइस कितनी हो रही थी? ये तो मार्केट प्राइस थी, ठीक है, ये मार्केट प्राइस थी सेलर की। उसके बाद जब वो टैक्स अपने रिड्यूस कर रहा था तो इफेक्टिव प्राइस उसको ये पे करनी पड़ रही थी, और बायर के लिए प्राइस ये हो रही थी। ये हो गया सेलर वाला केस। अगर मैं बात करूं बायर की, तो डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, टैक्स बायर पे लग रहा है। अब क्या होगा कि सेलर को इतनी प्राइस मिल रही है,
ठीक है, क्योंकि सेलर को टैक्स नहीं पे करना, नया इक्विलिब्रियम प्राइस ये है तो सेलर ये प्राइस रिसीव कर रहा है। सेलर पे जब टैक्स लग रहा था तब भी सेलर यही प्राइस रिसीव कर रहा था, ये सेलर की प्राइस थी। ठीक है, यहां पे भी सेलर की प्राइस यही है। बायर की प्राइस इस मार्केट में कितनी थी जब सेलर पे टैक्स लग रहा था, ये वाली बायर की प्राइस थी। इस मार्केट में भी बायर की प्राइस यही है, क्योंकि मार्केट प्राइस बायर पे करेगा इतनी, उसके बाद प्लस टैक्स, तो इफेक्टिव प्राइस उसकी हो जाएगी ये। तो हम बेसिकली ये बोल सकते हैं कि चाहे टैक्स लगे सेलर पे, चाहे टैक्स लगे बायर पे, जो प्राइसेस बायर को पे करनी पड़ रही है और सेलर को रिसीव हो रही है, वो दोनों ही केसेस में सेम है। तो एक तरीके से हम जनरलाइज करने के लिए इसको पढ़ सकते हैं इस तरीके से कि ये जो वेज है प्राइसेस का, ये बन रहा है टैक्सेस की वजह से, चाहे टैक्स किसी पे भी लगे। तो मैं इस तरीके से डायग्राम को चेंज कर सकती हूँ। ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है आपका, और टैक्स करने के बाद प्राइसेस ऐसे चेंज हो जाएंगे। ये प्राइस है बायर का और ये प्राइस है सेलर हो रहा है। अब हम देखेंगे इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक डिमांड के केस में टैक्सेस क्या, टैक्स का बर्डन किस पे ज्यादा पड़ता है। इलास्टिक सप्लाई कर्व का क्या मतलब है कि सप्लाई कर्व फॉर अ यूनिट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी बहुत ज्यादा चेंज होगी, तो सप्लाई कर्व कैसा दिखेगा, ऐसा या ऐसा। कौन सा सप्लाई कर्व जस्टिफाई करेगा इलास्टिक सप्लाई कर्व को, S2, क्योंकि फॉर अ यूनिट चेंज इन प्राइस S2 वाले केस में क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो S2 जो होगा वो इलास्टिक सप्लाई कर्व है, क्योंकि इस केस में इतनी क्वांटिटी चेंज हो रही है और S2 में इतनी क्वांटिटी चेंज और द सेम चेंज इन प्राइसेस। तो इलास्टिक सप्लाई कर्व मैं बना सकती हूं थोड़ा सा फ्लैट, दिस विल बी इलास्टिक सप्लाई कर्व एंड आई हैव टू रेप्रेजेंट इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इन इलास्टिक डिमांड कर्व कैसा होगा, अगर मैं बोलूं ये है D1 और ये है D2, इसमें से इन इलास्टिक कौन सा है, फॉर अ यूनिट चेंज इन प्राइस किसमें क्वांटिटी पे कम फर्क पड़ रहा है, तो D1 वाला जो कर्व है वो इन इलास्टिक है। मतलब फ्लैटर होगा कर्व तो इलास्टिसिटी ज्यादा है, स्टीपर होगा अगर कर्व अगर ऐसा है तो इन इलास्टिक है। तो यहां पे मैं डिमांड कर्व बना देती हूं थोड़ा सा स्टीप। ओके, आई थिंक आई हैव टू, सो दिस इज माय डिमांड कर्व। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं टैक्सेस। ये हमारा इनिशियल प्राइस था, इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, टैक्सेस लगे, टैक्सेस की वजह से एक वेज बनेगा जो कि हो जाएगा ये। नाउ यू विल नोटिस दैट दिस इज द प्राइस ऑफ बायर एंड दिस इज द प्राइस ऑफ सेलर। टोटल टैक्स है ये अमाउंट, टोटल टैक्स इज दिस अमाउंट, ये जो पूरी वर्टिकल लाइन है। इसमें से मेजॉरिटी परसेंटेज जो है कौन पे कर रहा है, बायर, और थोड़ा सा परसेंटेज पे कर रहा है सेलर। तो हम क्या नोट कर रहे हैं कि जब हमारा गुड इन इलास्टिक डिमांड है, जिस गुड की इन इलास्टिक डिमांड है, तो जिस साइड में इलास्टिसिटी कम है, यहां पे डिमांड साइड में इलास्टिसिटी कम है, तो टैक्स का बर्डन भी उस साइड पे ज्यादा पड़ेगा। यहां पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि टैक्स का जो बर्डन है वो बायर पे ज्यादा है, बायर को ज्यादा प्राइस पे करनी पड़ी। अगर हम इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस से कंपेयर करें, पहले वो इतना प्राइस पे कर रहा था, अब उसको इतना प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो इस पे ज्यादा बर्डन है। सेलर पे, सेलर को पहले P प्राइस मिल रहा था, अब उसको PS प्राइस मिल रहा है, तो उसको भी कम मिल रहा है, लेकिन उसका जो बर्डन है वो बायर के कंपैरिजन में कम है। तो हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि टैक्स बर्डन जो है वो उस साइड पे ज्यादा पड़ेगा जहां पे इलास्टिसिटी गुड की कम है, वेयर इलास्टिसिटी इज लो। इस वाले केस में डिमांड की इलास्टिसिटी कम है, तो हम देख रहे हैं कि बायर पे ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। लेट्स लुक एट अनदर केस वेयर वी टेक इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक सप्लाई। पिछला केस था सप्लाई इलास्टिक थी, डिमांड इन इलास्टिक थी, यहां पे मैं ले रही हूं डिमांड इलास्टिक और सप्लाई इन इलास्टिक। ठीक है, अब पिछले में देखा था इन इलास्टिक सप्लाई कौन सा वाला है, S1, जो थोड़ा सा स्टीपर है। तो यहां पे मैं सप्लाई कर्व बनाऊंगी ऐसा, और डिमांड हमने देखा था इन इलास्टिक इलास्टिक कौन सा है, D2।
D2 इलास्टिक है क्योंकि इसमें फॉर अ यूनिट चेंज इन प्राइस क्वांटिटी पे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो डिमांड कर्व हो जाएगा थोड़ा फ्लैटर. दिस इज द डिमांड कर्व, दिस इज द सप्लाई. नाउ अगेन दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस. अगर यहां पे लगता है टैक्स, सपोज दिस इज द लेवल ऑफ टैक्स. नाउ व्हाट डू यू सी? We see that this is the level of prices paid by buyer and this is the level of price paid by seller. अब इस टोटल टैक्स में से इतना अमाउंट कौन पे कर रहा है? बायर. और इतना अमाउंट कौन पे कर रहा है? सेलर. तो किस पे बर्डन ज्यादा है? सेलर पे. टैक्स बर्डन इज ग्रेटर on supply side. And why is it greater? Because here in this case, supply side is inelastic. So we can generalize and say that tax burden will be higher when elasticity is low. यहां पे इलास्टिसिटी किसकी कम थी? डिमांड की कम थी, इसीलिए बायर पे ज्यादा बर्डन था. इस वाले केस में इलास्टिसिटी सप्लाई की कम है, इसीलिए बर्डन सप्लाई साइड पे ज्यादा है. कि इलास्टिसिटी जिसकी कम होगी, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई हो, उस पे बर्डन ज्यादा होगा. अगर किसी ऐसे मार्केट की बात करें जहां पे डिमांड इलास्टिक है और सप्लाई इन इलास्टिक है, तो सप्लायर पे बर्डन ज्यादा है. ऐसा कोई गुड होगा? कौन से गुड्स हो सकते हैं? लग्जरी गुड्स जो होते हैं, लग्जरी गुड्स की डिमांड जो है इलास्टिक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. प्राइस चेंज होगा तो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. सप्लाई लग्जरी गुड्स की इनइलास्टिक होती है. तो क्योंकि इन गुड्स को बनाने में टाइम लगता है, तो आप ऑब्वियसली एकदम से प्राइस चेंज में सप्लाई अपनी इंस्टेंटली इतनी ज्यादा चेंज नहीं कर सकते. तो लग्जरी गुड्स का जो टैक्स जब लगता है, जब लग्जरी गुड्स पे टैक्स लगता है, तो उसका मेजॉरिटी परसेंटेज सेलर्स पे करते हैं.